जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में विस्तार से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसमें परिभाषा लिखी हुई है। गणना करते समय प्रयोग में आने वाले सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, किंतु इसमें जीरो शामिल नहीं है। इसमें नोट करने की बात यह है कि इसमें जीरो शामिल नहीं है। दूसरी बात, गणना करने से अर्थात ऐसी संख्याएं जिससे गिनती गिनी जाती है वे सभी संख्या प्राकृत संख्या होती है। सरल शब्दों में हम इसे ऐसा कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा ये अनंत तक चलते जाएंगे, जिससे हम गिनती ये सभी संख्याएं क्या रहेंगी? प्राकृत संख्या। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखने की बात है। वो क्या है याद रखने की बात ये है कि इसमें हम जीरो को शामिल नहीं करते, मतलब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। अब इसमें देखिए एक नोट दिया हुआ है। प्राकृत संख्या वे सभी संख्याओं को हम कह सकते हैं जिसका प्रयोग हम गणना करने के लिए करते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक, जीरो शामिल नहीं होता है, पहला पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जाते हैं पूर्ण संख्या पे। प्राकृत संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस सिंपल सी एक ही चीज़ है। वह संख्या है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वे सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। अब देख लेते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की परिभाषा बिल्कुल सरल है। जो प्राकृत संख्या की थी वही परिभाषा है, बस इतना सा है। प्राकृत संख्या में जो प्राकृत संख्या है इसमें यदि जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, तो वो संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। देखिए, जो संख्या जीरो से लेकर अनंत तक जाती है वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। लेकिन इसमें एक नोट है, पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। अब ये धनात्मक क्यों होती है ये भी आपको थोड़ी देर में आके समझ में आ जाएगा। इसमें परिभाषा क्या लिखी है हम वो पढ़ लेते हैं। जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, अर्थात सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लेकर अनंत तक के। बस पूर्ण संख्या में खास बात एक ही याद रखना है हमें कि इसमें हमें जीरो को शामिल करना है। ठीक है। अब नीचे देखो एक नोट लिखा है, इसको पढ़ लेते। प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। अब देखो इसको हम समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। अब देखो कैसे? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, यानी कि हम मान लेते हैं प्राकृत संख्या क्या हमारी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक चलती आएंगी। लेकिन पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ये भी अनंत तक चलते जाएंगी। अब देखो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर शामिल क्या होता है? जीरो, और इसमें जीरो नहीं है। सिर्फ इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या जरूर है। ये आपको समझ में आ गया? चलिए आगे देखते। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, हम इसे पढ़ लेते, इससे हमारे डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे। जो एग्जाम में अधिकतर आते हैं प्रश्न उसको देख लेते हैं। देखो पहला प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है भाई? 0। ठीक है, क्यों 0 है? देखो पूर्ण संख्या 0 चालू होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुई? 0। अगला प्रश्न पढ़ते, पूर्ण संख्या किसे कहते? प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दो, पूर्ण संख्या बन गई। देखो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम लिखते हैं पूर्ण
तो ये जो एक आधा अंडा है ना, इसको मान लो कि पूरा अंडा बना देते, ये बना दिया पूरा अंडा। मतलब प्राकृत संख्या में यदि एक और अंडा शामिल करिए, प्राकृत संख्या होगी 1 2 3 4, ये होगी, ऐसे अनंत तक क्या होगी ये प्राकृत संख्या। यदि इसके अंदर एक अंडा और यदि इसके अंदर एक अंडा और शामिल कर दिया जाए, ये एक अंडा शामिल कर दिया तो ये क्या हो गई पूर्ण संख्या। बस इसका इतना सा महत्व है, इतना सा मतलब है कि सभी प्राकृत संख्याओं में यदि जीरो को शामिल कर दिया है तो वे सभी संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द होल नंबर इन हिंदी। इसको छोड़ो, व्हाट इज होल नंबर। सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, अर्थात हम ये कह सकते वे सभी संख्याएं वे सभी प्राकृत संख्याएं, सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या। लेकिन इसमें जीरो को भी शामिल करना पड़ता है ना, इसमें लिखा हुआ नहीं है पर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जीरो भी शामिल हो जाएगा उसमें। अगला प्रश्न देखते, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3, अब ये अनंत तक जा रही। अब सबसे लास्ट में कौन सी संख्या आएंगी क्या हमें ये पता है, ये कोई ज्ञात नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक के बाद हम एक संख्या बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा कंटिन्यू रोटेशन चलते रहेगा, इसलिए इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता या ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला देखते, इस 10 अ होल नंबर। हाँ भाई 10 एक प्राकृत संख्या है, तो ये यस आ गया। अब अगला देखते, के होल नंबर भी नेगेटिव, नो। प्रश्न कह रहा है क्या पूर्ण संख्या ऋणात्मक हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक ही होगी, पर उसमें जीरो भी एक शामिल रहेगा, क्योंकि जीरो पे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए जीरो हम इसमें शामिल रहता है, ठीक है, और धनात्मक ही मानते हैं हम उसे। अब देखो क्या 75 पूर्ण संख्या, हाँ भाई बिल्कुल है। अब हम अगले इस पर आते हैं, आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ जाऊँगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आते हैं पूर्णांक संख्या पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले परिभाषा पढ़ते। सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह संग्रह को पूर्णांक कहते हैं, अर्थात पूर्ण संख्या के साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यह परिभाषिक रूप है, अपने को इतना परिभाषा में तो समझता नहीं है, अपन अपनी लैंग्वेज में समझते। अपनी लैंग्वेज में बहुत सिंपल सा फंडा है, इन्हें क्या सभी पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 ये चलते आएंगे ऐसे, ठीक है। कह रहा है सभी पूर्ण संख्याओं में यदि धनात्मक और ऋणात्मक चीज़ों को भी जोड़ दिया जाए, जैसे कि -1 -2 -3, तो ये क्या बन गई, ये बन गई पूरी संख्या, ये पूरी संख्या बन गई आपकी। अब ये हो गया पूर्णांक, क्या हो गया ये पूर्णांक। देखो सरल शब्दों में कहो तो आप शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे हो। पूर्णांक शब्द सुनने से क्या आता है, कोई भी ऐसा अंक जिसका पूरा मान हो, या तो ऋणात्मक हो या तो धनात्मक हो, लेकिन मान पूरा होना चाहिए। हम एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए किसी से हमको 2 रुपये लेना है या किसी को 2 रुपये देना है। अगर 2 रुपये लेना है तो वो कंफर्म है कि 2 रुपये लेना है, मतलब मान तो पूरा है ना कि भाई मेरे को 2 रुपये पूरा लेना है। यदि किसी को 2 रुपये देना है तो ये भी कंफर्म है कि हाँ मुझे 2 रुपये उसे देना है, 2 रुपये देना है मतलब 2 रुपये देना है, ये पूरा फिक्स है। तो जो भी चीज़ें पूर्ण होंगी, जिसका मान पूर्ण होगा, वे सभी संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक संख्या। तो चाहे संख्या माइनस में हो चाहे प्लस में, वो संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती। अब देखो इसको समझने के लिए आसान चीज़ क्या हो जाती है, हम इसको ऐसा समझते कि
अब परिभाषा के अनुसार समझे तो पूर्ण संख्या लिख लो पहले, 0 1 2 3 4, ठीक है। यदि इसमें हम चिन्ह को ऐड कर देते, मान ली 0 को माइनस मान लिया, या -1 -2 -3, तो ये सभी संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसमें ऐसा है, इसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ये सब कुछ होगा। तो ये सारी संख्या मिलके क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब देखो इसमें अब किसी को डाउट आता है उसको अपन क्लियर करते हैं ना। अब इसको थोड़ा और समझते, यहाँ पहले इसमें देख लेते, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है 4 5 0 -2 -1 55 -60, ये सभी पूर्णांक संख्या है। ये सब आपको क्लियर हो गया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और इस पर अगर आपको लगता है कि और वीडियो बनाना है तो मैं और वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाऊंगा। अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या के प्रकार। अब देखते हैं प्रकार। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा शून्य, तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसको मैं मोटा मोटा समझाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो धनात्मक पूर्णांक संख्या को लेते हैं, वे संख्या है जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सभी कैसी हो गई, धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्यों, इनके सामने यदि कुछ नहीं लिखा है तब भी मान लो कि प्लस का साइन लगा हुआ है, यदि कुछ का साइन नहीं लगा हुआ है तब भी मान लो कि प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। शून्य, तो शून्य सबको पता है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या मतलब इनके सामने -1 -2 -3 -4 ये चलते रहेगी। आसान सा है ना। अब चलो इसको आगे थोड़ा सा परिभाषा के रूप में जैसा लिखा है वैसा पढ़ लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या वह पूर्णांक होते हैं जो न तो ऋणात्मक होते हैं और न ही शून्य होते। इन्हें निरूपित करने के लिए किसी धन चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। वास्तव में क्या होता है, इसमें कहा इन्होंने कि धन चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, पर वास्तविकता क्या है, हर संख्या हम जो लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने 55 लिखा, इसके आगे साइन नहीं लगाया, कोई चिन्ह नहीं लगाया, फिर भी यहाँ पर ना धन का चिन्ह छुपा हुआ होता है। हर संख्या जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो वो धन का ही चिन्ह है। लेकिन जब हमें माइनस में लिखना होता है तब हम माइनस के चिन्ह को दर्शा देते हैं, लेकिन धन के चिन्ह को हम लिखते नहीं। लेकिन हर संख्या के सामने धन का चिन्ह लगा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखो, जैसे एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर, यहाँ एग्जाम्पल दे दिया 1 20 99 22 25 आदि धनात्मक पूर्णांक संख्या, बिल्कुल प्लस में, इसमें साइन नहीं लगा प्लस में। अब इसमें दिए जब दो धनात्मक पूर्णांक संख्या को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। एक सिंपल सा फंडा है, धन धन धन, धन ऋण ऋण, ऋण धन ऋण, ऋण ऋण धन। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा ये कैसे होता है। इसमें गुना में कैसा होता है, प्लस में कैसा होता है। यदि दो माइनस की संख्या जुड़ेगी तो आंसर काय में आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। यदि इनमें गुना का साइन होता है तो इनका गुना में मान अलग हो जाता है। ये सब चीज़ें मैं आपको अलग से विस्तार से समझाऊंगा, इसको भी आप ध्यान मत दीजिए। इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, 1 है, ठीक है। वैसे 0 भी हम कह सकते हैं, लेकिन हम 1 मानते हैं कि पूर्णांक से इसका मान होता है, ठीक है। अब देखो शून्य को एक शून्य पूर्णांक भी कहा जाता है। तीसरा देख लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है भाई। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या सिंपल सा, इसमें परिभाषा पढ़ने के लिए इतना कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। -1 -45 -17 -1 -2 -5 सब जितने के सामने भी माइनस का चिन्ह लगा वो माइनस मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ये वही है, बस इतना सा इसमें है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के आगे हम ऋण का चिन्ह लगाते जिससे वो प्रदर्शित हो जाते हैं। अब देखो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, -1। अब वो नहीं आया, कुछ के पल्ले नहीं पड़ा कि ऋणात्मक सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 क्यों हुई, -20 -30 -40 क्यों नहीं है। डाउट तो सबको आया ना। चलो मैं बताता हूँ, इसको समझने के लिए हमको संख्या रेखा की आवश्यकता है। संख्या रेखा और पूर्णांकों का निरूपण देख लेते हैं हम कैसे होता है ना। पहले हम लाइन खींच लेते हैं।
ये हो गई लाइन। अब हम बीच अब संख्या लिखना शुरू करते हैं। देखो यहाँ मान लेते 0, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर -1 -2 -2 -3 -4 या -5। अब देखो क्या होगा, जब भी इधर इस ओर संख्या जाएंगी, किधर, इधर जाएगी दाएं तरफ, जब भी संख्या बढ़ेगी तो ये प्लस में बढ़ेगी। 0 हो गया, इसके बाद 1 2 3 4 5, ये सारे मान यहाँ प्लस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ नेगेटिव में क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, जो 0 के सबसे पास में होती है ना, ये संख्या सबसे बड़ी होती है। इससे छोटी -2, उससे छोटी -3, उससे छोटी -4, उससे छोटी -5। मतलब हम सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का मान नहीं निकाल सकते है ना, ये ज्ञात नहीं कर सकते कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होंगी। लेकिन सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, 1 है। क्यों? क्योंकि वो 0 के सबसे समीप में। अगर यदि बोल दिया सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, तो 1, और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या 0। ऋणात्मक में बड़ी होगी और धनात्मक में छोटी होगी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, संख्या रेखा पर ही आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे, आपको वीडियो पसंद भी आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक और छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत सपोर्ट देता है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।